हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। सो गाइस, थर्सडे स्पेशल वन शॉट मैं नहीं लेकर आ पाई, पर हाँ, आज से एक न्यू स्टोरी ज़रूर स्टार्ट करेंगे। सो इसका ये पहला एपिसोड है। आपको जैसा भी लगे आप प्लीज़ 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 कमेंट्स करना एंड मुझे बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है। एंड ये ज़्यादा लॉन्ग स्टोरी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा था ना, मैं पहले कहती हूँ कि लॉन्ग स्टोरी नहीं है, फिर भी उसके एपिसोड ज़्यादा चले जाते हैं। तो ऐसा हो जाता है, डिपेंड करता है कि आपका रिस्पांस कैसा है। रिस्पांस अच्छा होता है तो मैं स्टोरी को आगे बढ़ा देती हूँ, अगर रिस्पांस अच्छा नहीं होता है तो मैं ख़त्म कर देती हूँ। ये स्टोरी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकती है क्योंकि है ही उतनी, सो उतनी ही चलेगी। सो चलो आज की इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, जो स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ख़ास है। एक तरीके से कह सकते हैं कि गिल्ट और रिग्रेट से भरी हुई एक कहानी है जिसका नाम है रिमोर्स। इस कहानी में हम लोग बहुत कुछ जानेंगे, सीखेंगे और अपनी गलती को सुधारने के बारे में जानेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। बहुत मुश्किल है ना अपने किए हुए को भुलाना। जो तुमने किसी के साथ कुछ गलत किया हो और उसके साथ जिसे तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उन सारे कारनामों को भुला पाना जिन्हें हमने खुद ही किया होता है। जाने में या अनजाने में, जैसे भी की हों, गलतियां हमारी होती हैं। उन गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है अगर साथी मेरे साथी जैसा ना हो, जो हर वक्त ये हाथ थाम कर बताता रहे कि गलतियां होती हैं, इंसान से ही होती हैं, उन्हें भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए, आगे चलना चाहिए। और वैसे भी अगर वो मेरे साथ है तो मुझे आगे बढ़ने के बारे में सिर्फ सोचना नहीं चाहिए, बल्कि रफ्तार के साथ दौड़ लगा कर आके भाग जाना चाहिए। मैं लान वांगजी, जो कभी एक अच्छा इंसान नहीं हुआ करता था, मैं स्कूल टाइम से ही बड़ा शरारती रहा हूँ। या कह सकते हैं कि हमेशा किसी को परेशान करते ना मेरा एक शौक़ था। पढ़ाई में सबसे नीचे आना मुझे सबसे ज़्यादा गर्व की बात लगती थी। पर ये सब कुछ चला तब तक जब तक कि मेरी ज़िंदगी में वो नहीं आया, वो जिस शख्स को ना तो मैं कभी जान पाया और ना मैंने कभी उसे देखा था। वो अचानक से मेरी ज़िंदगी में आया और उसके आते ही सब कुछ जैसे बदल गया, सब कुछ जैसे रंगीन हो गया। मेरी ज़िंदगी जो मुझे लगता था डिस्को डांस की तरह है, वो थोड़ा सा रुक गई और ऐसा लगा जैसे कि वसंत के फूल खिल रहे हों। बहुत शांत, इतनी शांत हो गई कि उस शांति में मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि मैं गुम हो गया। पर क्या करूं, उस शांति को मैंने अपने हाथों से तोड़ा था। ये कहानी है मेरी और मेरे उस अनजाने साथी की जिसे मैंने कभी नहीं देखा था। शुरुआत करता हूँ मैं उस दिन से जब मैं पहली बार किसी एक चश्मिश को अपने क्लास में देखता हूँ। अब हम सीन देखते हैं जहाँ पर लान वांगजी अपने दोस्तों के साथ बैठ करके और गप्पे मार रहा है, जहाँ पर वो टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, अपने पैरों को उसने अपने सीट पर रखा हुआ है और साथ ही वो वहाँ पर हवा में प्लेन्स उड़ा रहा है कागज़ के, और ऊपर से सब जगह चिल्ला रहा है। उस क्लास में बहुत ज़्यादा शोर है, कोई टीचर नहीं है, इसलिए बच्चे बेकाबू हो चुके हैं। और उस बेकाबूपंती में ना, उस पागलपंती में हर एक बच्चा बस चिल्लाया जा रहा है। कुछ बच्चे गाना गा रहे हैं, कुछ लड़कियाँ अपने नेल पेंट लगा रही हैं। यहाँ पर वांगजी का ग्रुप जो कि एकदम अलग ही है, और उनके गले में ना तो टाई है, और अगर देखा जाए तो उनकी शर्ट के बटन ऊपर से खुले हुए हैं, एकदम जैसे नहीं होते हैं गैंग टाइप में, वैसा उनका सीन था। वांगजी की जो स्लीव थी वो भी उसने ऊपर चढ़ा रखी थी, और वो काफ़ी हैंडसम है। पर स्कूल में कुछ एथिक्स होते हैं, मोरल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है, डिसिप्लिन में रहना होता है। पर इस गैंग के लिए डिसिप्लिन तो कोई भी चीज़ नहीं है। स्कूल का ड्रेस कोड ब्लैक एंड वाइट का है, पर इन लोगों ने ब्लैक नहीं पहन रखा है, इन लोगों ने पहन रखा है रेड एंड ब्लू, ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि इन पर जम भी रहा है, लेकिन टीचर्स इन्हें कुछ कर भी नहीं सकते। ये गैंग हमेशा कुछ ना कुछ हंगामा करती रहती है। वांगजी जो अपने दोस्त से कहता है, लिटरली गाइस, यू नो व्हाट, कल रात क्लब में मैं बहुत थक गया था, सुबह स्कूल आने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था।
बट फक, मुझे आना पड़ा क्योंकि ऑफ कोर्स मेरा भाई जो आया हुआ है हमेशा लेक्चर देने से दूर नहीं हटता, वो लेक्चर देता ही रहता है। वांग जी के पास में जो इंसान बैठा था, जो उसका दोस्त है जिसका नाम जैक्सन है, वो बोलता है, पर लंजा तुम्हें अपने भाई को बोलना चाहिए, इट्स योर लाइफ डूड। तुम्हें खुद से अपने मन से कुछ चीज़ें करनी होंगी और वो हर एक चीज़ में अपना टांग नहीं अड़ा सकता है। कुछ चीज़ें सिर्फ हमारी होती है, सिर्फ और सिर्फ हमारी। वी ओन आवर लाइव्स, हु द हेल इज़ हियर टू कंट्रोल अस। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल हिम, बट वो समझता ही नहीं है। यू नो व्हाट, मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे एक अकेला इंसान होना चाहिए था पूरे घर में, ताकि मॉम एंड डैड ओनली मेरे पर फोकस कर पाते। पर अभी देखो ऐसा नहीं है। मॉम को वो ओन करता है और डैड को मैं ओन करता हूँ। डैड मेरे साथ रहते हैं और मॉम्स के साथ। जैक्सन कहता है, आई अंडरस्टैंड। अरे लजा, क्लास टीचर आ रही है, बैठ जल्दी से। पूरा गैंग सही से बैठ जाता है। क्लास टीचर वहाँ आती है, सारे बच्चे उन्हें ग्रीट करते हैं। वांग जी जो बिल्कुल ग्रीट नहीं करता है, उसके अंदर मैनर्स है ही नहीं ना। वो अभी भी अपने टेबल पर अपने पैरों को रख कर बैठा था। जो उसके शूज़ थे उसको उसने टेबल पर रख रखा था और बहुत ही लेन होकर के वो बैठा हुआ था। अपनी आंखें बंद करके उसने अपनी कैप को अपने फेस पर रख लिया था। वो सोने वाला है, उसे बहुत नींद आ रही है। टीचर कहती है, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हमारे साथ एक और नया स्टूडेंट है जिसे मैं आप सबसे इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। विंग, अंदर आओ। विंग जो अंदर आता है धीरे से, वो बच्चा जिसकी हाइट थोड़ी कम है, वो बाकी बच्चों से थोड़ा कम ग्रोथ में है, बहुत ज़्यादा स्किनी है, चश्मिश है और उसके बाल हल्के से लंबे हैं। तो उसने पोनी टेल बना रखा है। वो बाकी लड़कों की तरह चार्मिंग नहीं लग रहा है, बल्कि लड़कियों की तरह क्यूट लग रहा है। क्यूट है पर अच्छा है, बहुत ज़्यादा बोला वाला है। उस पर किसी और का ध्यान नहीं था, पर बाकी बच्चों का था। टीचर कहती है, विंग तुम बिल्कुल घबराना मत। हाँ देखो, तुम वहाँ जाके बैठ जाओ, वो लड़का दिख रहा है ना, वहाँ जाके बैठ जाओ। जैक्सन के पास वाली सीट पर मिस ने इशारा किया था, जहाँ पर विंग उन्हें बो करता है और वहाँ पर जाके बैठ जाता है। अपनी किताबें निकालता है और बस लेक्चर पे ध्यान देने लगता है। जैक्सन, जिसे ना इतना गुस्सा आ रहा था अभी कि वो बता नहीं सकता कि उसके पास वाला इंसान पढ़ाकू कीड़ा है, किताबी कीड़ा है। जब से आया है तब से बस किताबें पढ़े ही जा रहा है, पलटे ही जा रहा है। उनका लेक्चर जैसे ही कंप्लीट होता है वैसे ही जैक्सन वहाँ से उठ जाता है और कहता है, एक्सक्यूज़ मी, हटना ज़रा। विंग तुरंत हट जाता है, पर वो कुछ कहता नहीं है। जैक्सन वहाँ से हट करके वांग जी के पास जाकर उसकी कैप को हटाकर कहता है, डूड यू नो व्हाट, इट्स सफोकेटिंग, मुझसे सांस भी नहीं ले जा रही अब। लंजा कहता है, क्या हुआ? लुक एट दैट पर्सन, वो सिर्फ और से पढ़े जा रहा है। मुझे सांस नहीं आ रही अब, कब से पढ़े जा रहा है। वांग जी अब उस लड़की को देखता है जो कि एक नया चेहरा है। वांग जी उसके पास जाता है और उसकी टेबल पे वो बैठ जाता है, किताबों को साइड करके। विंग वांग जी की तरफ देखता है कंफ्यूजन में कि अब क्या हुआ है। वांग जी कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? विंग कहता है अपने स्पेक्टिकल्स को एडजस्ट करते हुए, विभूषण। ओह विभूषण, सो कैन यू मूव समवेयर एल्स? हाँ मतलब विंग को शायद इंग्लिश नहीं आती थी, तो वांग जी कहता है, फक आई मीन मेरा मतलब है तुम यहाँ से उठकर कहीं और बैठ जाओ, मेरा दोस्त पढ़ने में अच्छा नहीं है। सो तुम्हारी किताबें उसका गला घोटने का काम कर रही हैं, समझ आया? विंग ऐसा बोलता है, अपना बैग पैक करता है और वहाँ से हट जाता है। वो भी कोई लड़ाई नहीं चाहता है, बस वहाँ से वो हट जाता है। इसके बाद हम एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं। इस एक हफ्ते में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। विंग रोज़ स्कूल आता है, पढ़ाई करता है और वो उस क्लास में सबसे ज़्यादा फेवरेट वाला बच्चा बन गया है एक ही हफ्ते में। हालांकि उसका एडमिशन क्लास के बीच में हुआ है, स्टिल वो टीचर्स का फेवरेट है। टीचर्स उसे बहुत प्रेज़ करते हैं, क्लास के बीच में उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन करते हैं और उसकी एक्स्ट्रा मदद भी करते हैं, उसकी मदद लेते भी हैं अपने लेक्चर्स के लिए। विंग सच में काफ़ी इंटेलिजेंट है। उसका पूरा समय क्लासेस अटेंड करने में और लाइब्रेरी में जाता है। और एक लास्ट चीज़ जो बचती है उसका म्यूज़िक रूम, जहाँ पर वो डेली नहीं जाता है। उसे म्यूज़िक का बहुत शौक़ है, तो आज वो जाने वाला है, जैसे टीचर ने बताया था कि म्यूज़िक रूम में वो जा सकता है।
जो भी उसे इंस्ट्रूमेंट प्ले करना हो वो प्ले कर सकता है। विंग म्यूज़िक रूम में है जहाँ पर उसे बहुत सारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं, पियानो, गिटार, वायलिन, बहुत कुछ। जिस पर उसकी नज़र गड़ी वो था फ्लूट। विंग को एक ब्राउन कलर की एक फ्लूट दिखी थी। विंग उस फ्लूट को हल्का सा छूता है और उसके फेस पर आज पहली बार एक छोटी सी स्माइल आती है। विंग को म्यूज़िक से बहुत प्यार है। विंग उस फ्लूट को उठाता है और उसे हल्का सा प्ले करना चालू कर देता है। उसे बजा रहा था और उसकी धुन में खोता जा रहा था। ऐसा नहीं कह सकते कि विंग बहुत अच्छे से फ्लूट प्ले कर रहा था, लेकिन नहीं, बहुत बुरा भी नहीं था। म्यूज़िक ठीक था उसका। उस फ्लूट को प्ले करने के बाद वो उस फ्लूट को वहीं रख देता है। वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था। उस फ्लूट के नीचे एक लेटर पड़ा हुआ था जिसे विंग उठाता है तो उसमें लिखा था, जो भी यहाँ आए प्लीज़ मेरे गिटार को संभाल के रख देना। आई गेस मैं उसे भूल गया हूँ, अगर वो यहाँ है तो प्लीज़ उसे संभाल लेना। विंग उस लेटर को देखता है और फिर आसपास देखता है तो हाँ, उसे टेबल पर एक एक्स्ट्रा गिटार दिखा था जो शायद इसी इंसान का होगा जिसने ये लेटर यहाँ छोड़ा है। पता नहीं कितना केयरलेस इंसान है, अपने गिटार की केयर करने के लिए किसी अजनबी को रख रखा है। क्या होगा अगर विंग इस गिटार को लेकर भाग गया तो? पर विंग ऐसा कुछ नहीं करता है। वो जाता है, उस गिटार को लेता है और लेकर के उसे अपने घर चला जाता है। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग वो वापस आता है और उस गिटार के साथ में एक लेटर छोड़ देता है। अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वांग जी आता है। वांग जी जो उस लेटर को उठाता है जिसमें लिखा हुआ था, मैंने इसकी केयर की है पर अगली बार ध्यान रखना, हो सकता है कोई और अजनबी हो और वो इसे तुम्हें वापस ही ना करे। अपनी चीज़ों का ख्याल रखना तुम्हें सीखना चाहिए। सीक्रेट बडी। ये नाम सीक्रेट बडी वांग जी को बहुत अच्छा लगा। वो सोच रहा था कि पता नहीं ये कौन शख्स है, पर खैर लंजा उस गिटार को लेता है और वहाँ से निकल जाता है। अब सीन यूँ ही चलने लगे थे। अक्सर विंग को जगह जगह पर ऐसे लेटर्स मिलते थे। उसे नहीं पता है कि ये इंसान कौन है, पर हाँ, हैंडराइटिंग सेम होने की वजह से विंग समझ सकता है कि ये एक इंसान है। जैसे कि उसे लाइब्रेरी में एक लेटर मिला था जहाँ पर एक सीट पर लिखा हुआ था, प्लीज़ मेरी बुक्स को मैं यहीं रख जा रहा हूँ, अगर किसी को मिले तो प्लीज़ टेक केयर करना, एक्चुअली मैं बहुत जल्दी में हूँ। विंग बस एक गहरी सांस छोड़ता है और उन बुक्स को उठा लेता है और उन बुक्स को वहीं पर वो देखता रहता है और उस पर वो एक लेटर छोड़ देता है कि इस बार तो मैंने देख लिया, पर हर बार नहीं देखूंगा। पिछली बार भी तुम गिटार भूल गए थे, इस बार अपनी किताबें, अगली बार ऐसा ना हो कि अपने घर की चाबियां भूल जाओ। ऐसा उसने लिखा था और नीचे एक हाइट वाला ऐसे स्माइली वाला इमोजी भी बना दिया था। और फिर विंग वहाँ पर काफ़ी देर तक रहता है। इन द लास्ट वो लाइब्रेरियन से कहता है कि उन किताबों को वो देखता रहे और वो वहाँ से चला गया था। जैसे ही विंग गया था वैसे ही वांग जी वहाँ आया था। उसने उन किताबों को देखा और उस पर लेटर भी देखा और वो आसपास बस देखने लगा कि कौन है वो इंसान जिसने उसकी सेकंड टाइम मदद की है। इसके बाद कैंटीन एरिया में जहाँ पर विंग जो अपना खाना खा रहा था, तब उसे ऐसे कैंटीन में एक लेटर मिला था जो कि उड़ते उड़ते उसके पास आया था, जहाँ पर था, अगर किसी को ये लेटर मिलता है तो प्लीज़ मेरे लिए कुछ खाने के लिए टेरेस पे ले आना, मैं बहुत भूखा हूँ और मैं आज मेरा वॉलेट भुलाया हूँ तो पैसे नहीं है मेरे पास, एंड मेरे पास ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं बचा है, मैं अपना फ़ोन भी भूल कर आ गया हूँ। विंग उस लेटर को देखता है और हल्का सा स्माइल करके खुद से कहता है, कितना केयरलेस इंसान है ये। फिर विंग वहाँ से कुछ फूड लेता है। फूड ले करके वो टेरेस पर जा ही रहा था, लेकिन उससे पहले उसे टीचर मिल गए जो उसे कुछ काम के लिए ले जा रहे थे। तो विंग ने एक बच्चे से कहा कि वो इसे फूड को टेरेस पर देकर आ जाए। तो वो बच्चा विंग को नहीं जानता था। वो बच्चा टेरेस पर फूड लेकर जाता है जहाँ पर लंजा था। लंजा कहता है, ओह तो ये तुम हो, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का कहता है, हाँ सीनियर ब्रदर, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे तो ये दूसरे सीनियर ब्रदर ने दिया, ये कहते हुए कि मुझे ये आपको देना है। वांग जी उस फूड को लेता है और खाने लगता है। वो सोचता है पता नहीं वो कौन इंसान है जो हर बार उससे टकरा जाता है, कहीं वो इंसान भी वांग जी को स्टॉक तो नहीं कर रहा ना। नेक्स्ट टाइम वांग जी जानबूझकर एक लेटर छोड़ता है म्यूज़िक रूम में, जहाँ पर वो कहता है, तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है, मुझे बताओ, मुझे जानना है। तुम हर बार मुझे कहीं ना कहीं मिल जाते हो, तुम मुझे फॉलो तो नहीं कर रहे ना। लंजा उस लेटर को वहाँ रख करके और बस देखता रहा कि कोई आता है कि नहीं आता है। वहाँ पर एक लड़की आती है जो उस लेटर को उठाती है और बस आसपास देखने लगती है।
पर उसे कोई नहीं दिखता तो वो उस लेटर को लेकर के चली जाती है। लंजा सोचता है कि शायद यही वो लड़की है। लंजा फिर नेक्स्ट डे उस लड़की से बात करता है तो वो लड़की कहती है, नहीं तो कौन सा लेटर? वो तो मुझे कल वहाँ मिल गया था, इसलिए मैंने उठा करके उसे डस्टबिन में डाल दिया। कोई और बात नहीं है, मैं वो इंसान नहीं हूँ जैसे तुम शायद ढूंढ रहे हो। लंजा को उस लेटर का जवाब जो उसे उस लड़की ले गई थी उसका जवाब उसे मिला था, वो भी उसके कैंटीन में एक चेयर पर कुछ खाना रखा हुआ था जिसके नीचे एक लेटर था जो वांग जी को मिला। उसमें लिखा था, जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, और हाँ, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि तुम कौन हो। मैंने बस ह्यूमैनिटी के लिए तुम्हारी मदद की, लेकिन अब से नहीं करूँगा। ये लास्ट टाइम है जब मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया हूँ। अगली बार उम्मीद मत करना। सीक्रेट बडी। लंजा उस खाने को देखता है। देन ये सिलसिला बस चलता रहा। हर जगह पर लंजा कुछ न कुछ लेटर छोड़ता और उसे किसी न किसी तरीके से उसका जवाब मिल ही जाया करता। पर अब तक लंजा को नहीं पता था कि वो इंसान है कौन। वो अपने हाई स्कूल में आने वाला था और उसे अब अपना स्कूल चेंज करना होगा। हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं है, उसके पास में ही हाई स्कूल की बिल्डिंग है। ऐसा भी वो होता है। उसे देखते देखते ऐसे 2 साल निकल चुके हैं, पर अब तक उसे उसके सीक्रेट बडी के बारे में कुछ नहीं पता है। दूसरा विंग, जो खुद भी अपने सीक्रेट बडी से मिलना चाहता है, इसलिए वो सोचता है कि आज अपने सीक्रेट बडी से वो मिलेगा। इसलिए विंग एक अच्छा सा गिफ्ट प्रिपेयर करता है, क्योंकि उसके सीक्रेट बडी ने कहा था कि क्रिसमस पर वो उससे मिलना चाहता है। तो विंग एक अच्छा सा गिफ्ट प्रिपेयर करता है और उसे लेकर के वो टेरेस पर रख देता है और वहाँ पर वो लेटर भी रखता है। इसके बाद वो बस देखता रहता है कि वहाँ कौन आता है। विंग वहाँ छुपा हुआ था कॉर्नर में। जब वो देखता है कि कोई आ रहा है तो विंग बस अपना मुंह बंद कर लेता है। वहाँ पर जैक्सन और लंजा आए थे, जिन्हें देखकर विंग अपने मन में कहता है, ये लोग मेरा गिफ्ट ले जाएंगे और मैं अपने सीक्रेट बडी से कभी नहीं मिल पाऊँगा। हो गया काम खराब। ये लोग वैसे भी बहुत बुरे हैं, हर कोई कहता है इन लोगों से दूर रहो। मैं तो इन लोगों से बात भी नहीं करता हूँ। लंजा उस बॉक्स को उठाता है और उस लेटर को उठाकर वो देखता है और उसमें लिखा हुआ था, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे मैं तुमसे बहुत पहले से मिलना चाहता था, पर मुझे नहीं पता है कि तुम कौन हो। जब तक मुझे पता नहीं चलेगा तुम कौन हो, मैं तुमसे नहीं मिलूँगा। इसलिए तुम मुझे पहले बताओ कि तुम कौन हो। इसके लिए तुम्हें बस चिल्लाकर कहना होगा, सीक्रेट बडी, और मैं समझ जाऊँगा कि ये तुम ही हो। समझ आया ना? क्योंकि मैंने एक फ़ोन छुपा रखा है आसपास। ढूंढना मत, तुम्हें नहीं मिलेगा। रिंग खुद छुपा हुआ था, पर उसने फ़ोन का इसलिए कहा क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका सीक्रेट बडी उसे ढूंढ निकाले। रिंग एक इंट्रोवर्ट है, वो किसी से नहीं बात कर सकता है। उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो किसी से बात नहीं करता है, तो अभी बात नहीं कर सकता है वो। वांग जी जोर चिल्लाता है, सीक्रेट बडी। जैक्सन कहता है, हे डूड, इतनी जोर से कौन चिल्लाता है? वांग जी कहता है, मैं क्या करूं? ये लड़की पता नहीं कौन है, कहाँ है, मैं इससे मिलना चाहता हूँ। विंग जो बस उदास हो गया था, उसका सीक्रेट बडी तो लंजा निकला, जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। पर ये इंसान उतना भी बुरा नहीं है। इसके लेटर्स को पढ़ते पढ़ते विंग को इतना तो महसूस हुआ था। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर विंग ने फिर एक बार कैंटीन में एक लेटर और कुछ खाना छोड़ा था। लंजा को वो लेटर मिलता है जिसमें लिखा था, मुझे पता चल गया है कि तुम कौन हो, पर मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मैं कौन हूँ, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगी। पर हाँ, हमारा लेटर्स का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं ना। लंजा बस उस लेटर को पढ़ता है और वो जैक्सन से कहता है, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूँ, ये है कौन, मुझे इससे मिलना है। आई गेस मुझे इससे प्यार हो गया है। जैक्सन कहता है, डूड, लिटरली तुझे इस लड़की से प्यार हो गया है जिसे तूने अब तक देखा भी नहीं है। व्हाट इफ़ अगर वो शॉर्ट हाइट की हुई तो? वांग जी कहता है, कुछ नहीं, मार्केट में बहुत सारी हिल्स है, पहन लेगी। जैक्सन कहता है, व्हाट इफ़ अगर वो अगली हुई तो? वांग जी कहता है, नो वे, उसका लेटर्स पढ़कर ही मुझे समझ में आता है कि वो दिल से कितनी खूबसूरत है। एंड अबाउट फेस, वी कैन गो थ्रू सर्जरीज, यू नो। जैक्सन कहता है, तेरे पास हर एक सवाल का जवाब है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। दैट्स ऑल ऑन यू, इट्स योर कॉल, तुम जो चाहो वो करो। लंजा उस लेटर को पढ़ता है और बस फिर वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाता है, क्योंकि उस लड़की ने कहा है
कि लंजा को अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। इसके लिए उसे लाइब्रेरी में नोट्स भी मिले हैं, जो कि विंग ने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे। जब उसे पता चला कि ये लंजा है जिससे वो बात करता है, तो विंग को पता है कि ये पढ़ाई में एकदम बुद्धू है। लंजा के लिए काफ़ी सारे उसने नोट्स बना करके दिए थे। हर एक तरीके से उसकी हेल्प करता जा रहा था। और स्कूल के वो आखिरी दिन आ गए थे, जहाँ पर लंजा उस लड़की से डेस्परेटली मिलना चाहता था। इसलिए उसने कई बार उस लड़की से रिक्वेस्ट की कि वो मिलने आए, पर विंग नहीं मिल सकता ना। इन द एंड विंग जो एक लेटर लेकर के वांग जी के कैबिनेट के बाहर था और वहाँ पर वो उस लेटर को रख रहा था, तभी लंजा उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है, हे क्या कर रही है? विंग कहता है, मैं वो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ करके खींचता है, जिसकी वजह से उसके हाथ का जो लेटर था वो नीचे गिर जाता है। वहाँ पर स्कूल के कुछ बुलीज थे जिन्होंने उस लेटर को उठाया और पढ़ा। मैं तुमसे नहीं मिल सकती क्योंकि मैं जो हूँ वो तुम समझ ही नहीं पाओगे, और अगर समझ गए तो तुम मुझसे दोबारा मिलना नहीं चाहोगे। इसलिए ये मेरा आखिरी लेटर होगा तुम्हारे लिए। गुड बाय सीक्रेट बडी। हे डूड, तुम गे हो। आई डिडंट नो दैट। लंजा जैसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़के को पीटने लगता है। उन लोगों के बीच में लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। विंग कहता है, तुम लोग लड़ो मत। टीचर भी वहाँ आ जाते हैं और ये खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है कि लंजा एक गे है, क्योंकि उसके जो 2 साल से लेटर्स मिल रहे थे वो भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि विंग था। विंग को भी बहुत ज़्यादा ऐसे ह्यूमिलेट किया जा रहा था। इसलिए लंजा विंग का हाथ पकड़ता है एक दिन और उसे सीधे वॉशरूम में ले जाकर अंदर बंद कर लेता है और विंग को वॉल पे पुश करके बोलता है, हाँ मैं तुम्हें कितना भोला समझता था ना, एंड तुमने अपनी रियल साइड दिखाई दी। मैं तुम्हारा बिगाड़ा क्या था? हाँ, तुम्हारा मैंने कुछ भी बिगाड़ा हुआ आज तक? तुमसे मैंने बात भी की हो। आई रिमेंबर, तुम्हारा पहला दिन था स्कूल का और तब मैंने तुम्हें जैक्सन के पास बैठने से मना कर दिया था, तो तुमने उस सब का बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया है ना। यू चीप बास्टर्ड। तुम्हें और कोई रीज़न नहीं मिला? तुमने मेरी फीलिंग्स को कितना हर्ट किया तुम्हें पता भी है। विंग कहता है, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम। प्लीज़ गॉड सेक, अब वो सब मत बोलना कि तुम्हें पता भी नहीं था कि ये मैं हूँ। मुझे जैसे पता है, तुम्हें सब कुछ पता था, पर तुम जानबूझकर मेरे साथ खेल रहे थे। तुम्हें बड़ा मज़ा आ रहा था ना ये सब करते हुए। तुम्हें पता था डूड मैं गे नहीं हूँ। तुम होगे, तुम पक्का होगे। तुम्हें वो डैम शिटी चीज़ें पसंद होगी, तुम्हें लड़के पसंद होंगे। दैट इज़ सो डिस्कस्टिंग। तुम्हें वो डिस्कस्टिंग चीज़ें करना पसंद होगा। यक, मुझे सोचते हुए भी वॉमिट आ रहा है। हाउ कुड आई। छी, यक। विंग जिसने कहा, मैंने नहीं कहा था कि मेरे लेटर्स का रिस्पॉन्स करना। शट अप। तुम्हें अच्छे से पता था। मेरे जैसा इंसान अगर उसके साथ ऐसा कुछ हो तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। मुझे नहीं पता था। प्लीज़ शट अप। मुझे तुमसे और कोई भी कुछ नहीं सुनना है। बस मैं इतना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जो ये केक अटैक तुमने लगवा दिया है ना, वो प्लीज़ वैनिश हो जाए। अगर तुम यहाँ से गायब हो जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जब भी मैं तुम्हारा ये चेहरा देखता हूँ ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है और मुझे सबसे ज़्यादा घिन आती है। इतनी घिन आती है कि मैं खुद को नहीं देख पाता हूँ चेहरा। मैं खुद का जब आईने में शक्ल देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया है, कौन सा बड़ा क्राइम कर दिया है। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ ना, मुझे इतना ज़्यादा घिन आता है खुद से कि मैं बता भी नहीं सकता। मुझे बस ऐसा मन करता है कि तुम बहुत घिनौनी चीज़ हो। विंग कहता है, घिनौनी? बहुत घिनौनी चीज़। मैं गे नहीं हूँ, लिटरली मैं गे नहीं हूँ, और पूरा स्कूल मुझे गे कह के बुला रहा है। एंड ऑल थैंक्स टू यू, तुम्हारी वजह से। विंग कहता है, मैंने कुछ नहीं। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत करना कि तुमने कुछ नहीं किया है। ये सब कुछ ना तुमसे ही स्टार्ट हुआ है। ये ऑल एंड ऑल तुम्हारी गलती है। प्लीज़ अब मुझसे दूर रहना, जितना हो सकता है उतना दूर रहना। हो सके ना तो ये
ये सिटी छोड़ के चले जाओ, पूरा पेरिस छोड़ के चले जाओ, पूरा फ्रांस छोड़ के चले जाओ, और अगर हो सकता है ना तो प्लीज़ जस्ट वैनिश इन द ईयर, मर जाओ कहीं जाकर। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे ये न्यूज़ मिलती है कि तुम मर गए हो, मुझे बहुत खुशी होगी। विंग को वहीं छोड़कर लंजा तो वहाँ से चला गया, पर विंग जो वहीं घुटनों के बल गिर गया, वो बहुत बुरी तरीके से रोते हुए खुद से कहता है, मुझे सच में मर जाना चाहिए ना, सब गलती मेरी है, सब लोग मेरी वजह से परेशान है, माँ और पापा का झगड़ा भी मेरी वजह से होता है, सब मेरी गलती है, मुझे मर जाना चाहिए। हाँ। विंग ऐसा बोलता है और वहाँ से उठ करके वो बाहर की तरफ भाग जाता है। जब विंग बाहर की तरफ भाग रहा था तो वो लंजा को हल्का सा धक्का दे जाता है, क्योंकि वो अब नहीं रुक सकता यहाँ। लंजा नीचे गिर कर कहता है, हे इडियट, पर वो देखता है कि विंग वहाँ से रोते हुए भाग कर गया है। लंजा, जिसका दिल एक पल के लिए रुक गया था, ऐसा नहीं है कि उसे विंग के बारे में चिंता है, बल्कि ऐसा था कि अगर विंग ने सच में कुछ कर लिया तो लिटरली वो किसी की जान नहीं ले सकता। सीरियसली डूड, उसके शब्द इतने ज़्यादा हर्ष थे। लंजा जो वहाँ से दौड़ लगाता है विंग को कैच करने के लिए, पर वो चूक गया, क्योंकि विंग जब भाग कर जाता है और अपना साइकिल उठाता है और अपना साइकिल लेकर वो वहाँ से निकल गया था। लंजा अपने आसपास देख रहा था कि उसे उसकी कार मिल जाए, कहाँ रखी है, वो डैम भूल गया है कि उसकी कार कौन सी है। वो रोज़ कार से आता है, पर अभी इस सिचुएशन में वो कार भी भूल गया। जैक्सन वहाँ आता है और पूछता है कि क्या हुआ है। वांगजी कहता है, डूड, मैंने गड़बड़ कर दी है, वो लड़का याद है ना तुम्हें जो मुझे लेटर्स भेज रहा था। जैक्सन कहता है, तुमने क्या किया है लंजा? लंजा कहता है, मैंने उससे कहा कि अगर वो मर गया तो मुझे खुशी होगी, तो मर जाए ताकि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एंड डूड, मैंने देखा कि तुमने क्या देखा? मैंने देखा कि वो भाग कर गया है और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। आई गेस वो कुछ कर ना ले एंड पूरा ब्लेम मेरे ऊपर जाएगा, और मैं सच में इस हालत में जेल में नहीं जाना चाहता हूँ। डूड, पता नहीं मेरी लाइफ में उसकी एंट्री क्यों हुई। लिटरली ही केम इन टू माई लाइफ एंड रूइन इट। नाउ मैं एक ऐसी पोजीशन पे खड़ा हूँ जहाँ मुझे पुलिस से डर लग रहा है। जैक्सन लंजा को गले लगा कर कहता है, ऑलराइट लंजा, हम लोग हैंडल कर लेंगे चीज़ें, डोंट वरी, सब कुछ ठीक रहेगा। मैं जाके प्रिंसिपल से बात करता हूँ, हम लोग उनसे बात करते हैं कि विंग की हालत ख़राब है और ऑफ कोर्स हमें उस लड़के की मदद करनी होगी फ़िलहाल के लिए, ताकि वो सुसाइड जैसा कुछ ना करे। लंजा कहता है, यस डूड, लेट्स गो। वो लोग वहाँ से चले गए थे। यहाँ का सीन यहीं कट जाता है, क्योंकि इसकी वजह आपको बाद में पता चलेगी। यहाँ से हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं लगभग 1 साल बाद का सीन, जहाँ पर चाइना में जहाँ एक रूम के अंदर एक व्यक्ति बहुत ही पीसफुली सोया हुआ है। उसके पास में एक लेडी बैठी हुई है जो उस लड़के के बालों को सही करते हुए बोलती है, आशन आशन आशन। विंग जो हल्के से अपनी आंखें खोलकर कहता है, जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अच्छी नींद आई ना रात को? बहुत अच्छी नींद आई। आप इतने जल्दी क्यों उठ गए हो सच्चे? आशन, तुम भूल गए, आज तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाने का पहला दिन है, तो तुम्हें अच्छे से रेडी होना होगा और आचिन के साथ शॉपिंग पे भी जाना है ना। तुम्हारी क्लासेस आफ्टरनून में है, पर अभी जाके शॉपिंग तो करनी है ना बेबी। ऐसा बोलकर यानली जो विंग के नोज़ पर पिंच करती है। विंग कहता है, सिंचे, मैं बच्चा नहीं रहा, अब ऐसा मत करो। यानली विंग के चीक्स को पिंच करके बोलती है, ओह तुम बच्चे नहीं रहे, पर मुझे तो अभी भी बच्चे लगते हो। विंग कहता है, सिंचे, आपने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है? ओह, बिना नहाए बिना शावर लिए तुम ब्रेकफास्ट के बारे में पूछ रहे हो? विंग कहता है, ओह सिंचे। यानली हंसकर कहती है, तुम्हारा फेवरेट बनाया है मैंने, जल्दी नीचे आ जाओ, ठीक है? विंग कहता है, यप अभी आता हूँ मैं। विंग वहाँ से उठ करके शावर लेने के लिए चला जाता है। यानली के स्माइल करती है उस बंद दरवाजे की तरफ जहाँ से विंग अभी शावर लेने गया है। यानली नीचे आती है जहाँ पर
उसका एंग्री बर्ड भाई जियांग चेंग बैठा हुआ है। जियांग चेंग कहता है उठ गया वो। यानली कहती है उठ गया। कल रात को शायद बहुत थक गया था। जियांग चेंग कहता है समझ गया मैं। आचिंग हाँ ध्यान रखना उसका, तुम्हें पता है ना उसकी हालत कैसी है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है वो, और मैं नहीं चाहती कि उसके साथ। जियांग चेंग कहता है जी मैं समझ रहा हूँ जो आप कहना चाहती हैं, मैं ध्यान रखूँगा उसका, उसे कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। विंग जो बाहर आता है और जियांग चेंग के गले में हाथ डालकर कहता है अचिंग। जियांग चेंग कहता है ओह तुम चिक्कू गम की तरह फिर मुँह से चिपक गए। विंग जो जियांग चेंग के चिक्स पर किस कर कहता है तुम हो ही इतने अच्छे ना, इसलिए मैं तुमसे हमेशा चिपकता रहता हूँ। विंग अपने पूरे कंधों को हिलाते हुए ऐसा कहता है जिससे वो और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। जियांग चेंग विंग के नोज़ पर पिंच करके बोलता है समझ गया मैं, अब ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम लोगों को शॉपिंग पे जाना है। विंग कहता है शॉपिंग पे क्यों जाना है आचिंग, हम लोगों के पास इतने सारे कपड़े तो है ना, फिर हम क्या करेंगे शॉपिंग पे जाकर भी। ये यानली कहती है आशियन तुम्हें बहुत सारे कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कॉलेज में सब लोग बहुत शो ऑफ करते हैं, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी ना मैं भी बहुत शो ऑफ करती थी। जी आप शो ऑफ करते थे सबके लिए या फिर ब्रदर इन लॉ के लिए। यानली विंग की तरफ देखकर कहती है बदमाश तुम बहुत बोलने लगे हो। हाँ विंग कहता है क्या करूँ, मेरे 7 के लोग इतने ज़्यादा लाउड है ना कि उन्होंने मुझे लाउड बना दिया। जियांग चेंग कहता है अच्छा है कम से कम तुम अपनी बातें तो बता पाते हो, वरना चुपचाप गुमसुम बैठे रहते थे। विंग कहता है यार चेंग पुरानी बातों को मत निकालो ना बाहर, अभी हम लोग बहुत अच्छे से हैं ना, तो चलो हम लोग जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं, मेरा फेवरेट पैनकेक बना है आज। यानली कहती है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता ना विंग। विंग कहता है मेरा कुछ करना चाहिए क्या। जियांग चेंग कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो, चलो आ करो। जियांग चेंग जिसने अपने फॉक में पैनकेक का एक पीस फंसाया हुआ था और वो विंग की तरफ बढ़ा के कहता है चलो खाओ। विंग उसे अपने माउथ के अंदर रखते हुए कहता है सुपर टेस्टी। चिंग ये वर्ल्ड की बेस्ट कुक है, उनसे अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता। यानली कहती है हाँ मैं समझ गई, मुझसे अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता, पर क्या करूँ, मैं यहाँ कुछ ही महीनों के लिए हूँ विंग, इसके बाद मुझे जाना होगा ना। जियांग चेंग कहता है फिर चालू हो गए तुम, लिटरली सिजिए अब कभी तो ये सारी बकवास करना बंद करेंगी। यानली कहती है मैंने झूठ तो नहीं कहा ना आचिंग, है ना आशियन। आशियन कहता है ये बात बहुत ज़्यादा बुरी है मानने में, मैं मानना ही नहीं चाहता कि आप कुछ ही महीनों के लिए हमारे साथ हो, पर ये सच है, आपकी शादी हो जाएगी फिर आप चले जाओगे। वैसे भी ब्रदर इन लॉ ने इतने सालों तक वेट किया है जब तक कि आप डॉक्टर नहीं बन गए थे, और आप जैसे डॉक्टर बन गए हो अब आपको तो शादी करनी ही पड़ेगी। यानली कहती है पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने दोनों भाइयों को भूल जाऊँगी। आशन तुम मुझसे मिलने आया करोगे ना। विंग कहता है सच्ची मैं आपसे रोज़ मिलने आया करूँगा और फिर मैं आपके हाथ का पैनकेक भी खाया करूँगा। यानली कहती है बिल्कुल खा सकते हो, मैं तुम्हारे लिए रोज़ बनाया करूँगी। जियांग चेंग कहता है आपको फुर्सत मिलेगी अपने बिलव्ड हस्बैंड से। यानली जियांग चेंग के सर पर चपेट लगाकर बोलती है ज़्यादा नहीं बात करते हो तुम। विंग भी जियांग चेंग के सर पर चपेट लगा कहता है बहुत ज़्यादा बोलता है ये। जियांग चेंग कहता है विंग सीरियसली सिजिया ने मारा तो मारा, तुमने भी मुझे मारा। विंग कहता है हाँ क्यों, मैं नहीं मार सकता क्या, मैं भी मारूंगा। विंग अपना पपी फेस दिखाता है। जियांग चेंग कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता ना तुम दोनों का। यानली और विंग साथ में कहते हैं बिल्कुल। वो दोनों हंसने लगते हैं। अब हम सीन देखते हैं कार का, जहाँ पर जियांग चेंग कार ड्राइव करता है और वो ले जा करके कार को पार्क करता है। विंग को वो कार से बाहर निकालता है और उसके हाथ को बहुत टाइटली होल्ड करके कहता है तुम मेरे साथ मेरे पास बैठोगे ठीक है। विंग कहता है चेंग मैं बच्चा नहीं रहा, मैं भी समझ सकता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, पर चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छा हूँ ठीक है। जियांग चेंग कहता है मैं सब समझ गया हूँ, तुम कितने अच्छे हो कितने अच्छे नहीं हो, तुम्हारा पहला दिन है यूनिवर्सिटी में, हमें कोई भी हंगामा नहीं करना है, सीधे जाना है, पढ़ाई करने हैं, लेक्चर्स अटेंड करने हैं और घर जाना है। अगर तुम्हें कैंटीन जाना है तुम मेरे साथ जाओगे, तुम्हें वॉशरूम जाना है तुम मेरे साथ जाओगे, लाइब्रेरी जाना है मेरे साथ जाओगे, जहाँ जाना है मेरे साथ जाओगे, समझ आया। जियांग चेंग एक बार
विंग की तरफ उंगली करता और एक बार खुद की तरफ, जब वो कहता कि यहाँ जाना है मेरे साथ जाना। वो सारा सीन विंग देखता है और कहता है समझ गया बॉस चुरा। जियांग चेंग कहता है समझ गया तो बढ़िया है, चलाओ जल्दी से। विंग को लेकर के वो सीधे क्लास में जाता है जहाँ पर क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई थी। जियांग चेंग जा करके एक टेबल पर बैठ जाता है जहाँ पर आसपास ज़्यादा लोग नहीं थे। कुछ देर बाद वहाँ एक लड़की आती है और वो सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है। उसके साथ में उसका भाई भी था जो वहीं बैठा हुआ था, क्योंकि दोनों ने मैचिंग कपड़े पहन रखे थे। अब भाई इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वो दोनों कौन है, वैन किंग और वैन निंग। पर हमारे जियांग चेंग और विंग के लिए वो लोग अनजान शख्स थे। विंग कहता है अचिंग हमारे आसपास लोग बैठ रहे हैं ना। जियांग चेंग कहता है तुम्हें क्या होम ट्यूशन चाहिए अब। विंग कहता है मुझे लगता है होम ट्यूशन ज़्यादा सही है, मैं घर से डिस्टेंस ग्रेजुएशन कर लूँगा ना, मुझे बहुत सफोकेशन हो रही है, इतने सारे लोग हैं यहाँ, अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोग घर चलें क्या। जियांग चेंग कहता है विंग तुम्हें सोशलाइज होना होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम के लिए रहूँगा, तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा। विंग कहता है अच्छा ऐसा मत बोलो ना, मुझे सच में बहुत अजीब लग रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, इतने सारे लोग हैं यहाँ, देखो ना सामने भी तो लोग बैठे हैं, पीछे भी तो लोग बैठे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि सच में उसे जब भी वो लोगों के करीब जाता है ना उसे बहुत ज़्यादा सफोकेशन महसूस होने लगती है। जियांग चेंग विंग को गले लगा कहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, चिंता मत करो, तुम्हें किसी और पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें डर लगता है तो मेरा हाथ पकड़ के रखना। विंग जियांग चेंग का हाथ पकड़ के कहता है जियांग चेंग कहता है वैसे अभी पार्किंग में तुमने कहा था ना तुम बच्चे नहीं रहे, अब बच्चे बन गए हैं ना। विंग कहता है तुम मुझे टीज करना बंद करो, तुम्हें पता है मैं सोशलाइज नहीं हो सकता, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। विंग जो जियांग चेंग के हाथ को पकड़े हुआ था और उसके अपने नाखूनों को ना जियांग चेंग के हाथ में गड़ाते हुए सब बोल रहा था। जियांग चेंग कहता है वो सब तो ठीक है पर अपने नाखूनों को मेरे हाथ में गड़ाना बंद करो विंग, मुझे सच में दर्द हो रहा है। विंग कहता है ओह सॉरी मैंने ध्यान ही नहीं दिया, हाँ ध्यान देना अगली बार से, मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है, देखो निशान भी पड़ गए हैं। ओह सॉरी ना जिंग, गलती से हो गया। विंग जो चिपकू बना हुआ था, इतना चिपकू कि भाई वो सब लोग सोच रहे थे कि ये दोनों जहाँ आए हैं ना बंदे, ये दोनों कपल्स हैं। विंग जिसने अपना सर जियांग चेंग के शोल्डर पे रखा हुआ था, अपनी आंखें बंद की हुई थी, उसने वांग जी के मतलब जियांग चेंग के हाथ को ना हक किया हुआ था। अब हम देखते हैं कुछ देर बाद का सीन जहाँ पर टीचर अंदर आए थे। प्रोफेसर्स जाकर लेक्चर लेना स्टार्ट कर चुके थे। कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ और बच्चे भागते हुए आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि बेचारे भाग कर आए हैं क्योंकि वो लोग भीगे हुए भी थे, उन लोगों की यूनिफॉर्म भी सही नहीं थी, लेकिन हाँ वो लोग आ चुके थे। अंदर आते हुए उनमें से एक लड़का कहता है आई एम सॉरी सर मैं कम इन, हम लोग लेट हो गए। वो सर कहते हैं इट्स ओके पर नेक्स्ट टाइम से याद रखना मेरी क्लास में कोई लेट आएगा मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। तभी वो लोग अंदर आते हैं। उनमें से एक लड़का अंदर आ रहा था जो अपना सर बस झुकाए हुए था, ऐसा लग रहा था कि वो अपना फेस छुपाना चाहता है। प्रोफेसर उसे देखकर कहते हैं वैसांग वहीं रुक जाता और कहता है जी सर। वो लाउश हुसैन की तरफ देखकर कहते हैं तुम कहाँ थे, तुम टाइम पर क्यों नहीं आए, घर से तो टाइम पर निकले थे ना तुम। वैसांग कहता है हाँ निकला था पर फिर मैं एक एक्सीडेंट में आ गया और फिर मैं लेट हो गया। कौन सा एक्सीडेंट। एक बिल्ली को बचाते हाँ मेरी कार के सामने एक बिल्ली आ गई थी तो मैं बस उससे लड़ने में मतलब उसे भगाने में लग गया और फिर मैं लेट हो गया। वैसांग अपने दोस्त के साथ अंदर आता है जिसका नाम शुयांग है। वैसांग जा करके विंग के पास वाली चेयर पर बैठ जाते हैं। यह देख कर विंग थोड़ा दूर हट जाता है और वह जियांग चेंग के और करीब आ जाता है। कुछ देर बाद फिर एक बार शोर होता है और दो और लोग अंदर आते हुए कहते हैं मैं कम इन सर। वो प्रोफेसर्स उन दोनों की तरफ देखकर कहते हैं तुम दोनों इतने देर से कैसे आए हो, इतने लेट क्यों गए। उनमें से जो एक इंसान जिसकी एज थोड़ी ज़्यादा लग रही थी वो कहता है सर एक्चुअली हम लोगों का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था एक कार से, सो हम लोग लेट हो गए, प्लीज़ इसे अंदर आ जाने दीजिए, ये मेरा छोटा भाई है। वो प्रोफेसर उस लड़के को देखते हैं जिसे वो जानते हैं। वो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी वजह से इसे अंदर जाने दे रहा हूँ,
अगर तुम नहीं होते तो मैं इसे बाहर खड़ा करता। जाओ अगली बार से टाइम पर आना। वो इंसान जो एज में थोड़ा बड़ा था वो उसके छोटे भाई को वहीं छोड़ करके चला गया था। ये वांगजी था। वांगजी जो अंदर आता है, अंदर आकर वो सबसे पहली वाली सीट पर बैठ जाता है। विंग ने वांगजी को नहीं देखा क्योंकि उसकी आंखें बंद थीं। अब हम क्लास के बाद का सीन देखते हैं जब सब लोग बाहर जा रहे थे। विंग जब देखता है कि उसके आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं बचा है, बल्कि बस सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है और आसपास कोई भी नहीं है, और 2-3 लोग हैं क्लास में पर ज़्यादा लोग नहीं हैं, सब लोग इधर उधर हैं। विंग जियांग चेंग का हाथ छोड़कर कहता है सब लोग चले गए। जियांग चेंग अपने हाथ को हटाता है और उसे एकदम अंगड़ाई लेते हुए कहता है, हाँ सच में विंग, मेरा हाथ बुरी तरीके से दर्द कर रहा है। अब ऐसा लग रहा है मेरा खून भी जाम हो गया है। विंग कहता है, ओह वाचिंग, तुम इतनी शिकायत क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मुझे लोगों से डर लगता है। ये जो बात थी ना वो सब लोगों ने सुनी थी। वो लोग विंग को देख रहे थे पर विंग का ध्यान सिर्फ जियांग चेंग पर था। जियांग चेंग कहता है, हाँ मैं समझ गया, पर मेरा सच में दर्द कर रहा है, देखो लाल पड़ गया। विंग कहता है, चेंग माफ़ कर दो ना। वांगजी जो ये सब कुछ सुन रहा था उसे ना इतनी चिढ़ मच रही थी कि ये लड़के ऐसा कैसे कर सकते हैं। जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है उसे विंग दिखता है। विंग जिसे वो पूरी तरीके से एकदम भूल चुका था, पर उसकी शक्ल आज भी वांगजी को याद थी। उसका वो रोता हुआ चेहरा अक्सर वांगजी के सपनों में आया करता था और उसे रात में आकर डराया करता था। वांगजी को लगता था कि विंग ने सुसाइड कर लिया और वो मर गया है, पर शायद मरा नहीं है। क्या ये वही इंसान है? वांगजी को नहीं पता है। वांगजी बस विंग को देख रहा था पर विंग का ध्यान वांगजी पर नहीं था। जियांग चेंग विंग से कहता है, तुम्हें कहाँ जाना है अब? अगला लेक्चर होने में हमारे 15 मिनट बाकी हैं। विंग कहता है, मुझे वॉशरूम जाना है, पर तुम मेरे साथ चलना ना, अंदर भी जाना। जियांग चेंग कहता है, ठीक है चल। जियांग चेंग जैसे वहाँ से उठता है उसके पैर भी एकदम जवाब देने को हो गए थे, उसके पैर नम पड़ गए थे। वो दोबारा सीट पर बैठ जाता है। विंग कहता है, क्या हुआ चेंग? हाँ क्या होगा, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए मुझे, मेरे पैर भी नम पड़ गए हैं, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो ना चेंग। अभी सॉरी बोलना बंद करो, मेरी हेल्प करो। विंग जियांग चेंग उठने में हेल्प करता है और वो दोनों वहाँ से उठकर चले जाते हैं बिना किसी को देखे। वांगजी जो खुद को रोक नहीं पाया वो उठता है और विंग का हल्का सा पीछा करने लगता है, पर वो बहुत दूर था। वो दूर से ही देख रहा था कि विंग बाथरूम के अंदर गया, कुछ देर फ्रेश होकर के वो बाहर आया। उसके बाद विंग और जियांग चेंग दोनों ने मिलकर पानी पिया। इसके बाद जियांग चेंग विंग के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे वापस क्लास में ले आया जहाँ पर वांगजी आ चुका था। इस बार वांगजी सबसे पहली सीट पर जाकर के नहीं बैठा था बल्कि सबसे पीछे बैठा था जहाँ से वो विंग को देख सके। विंग काफ़ी नीचे के एरिया में था और वांगजी काफ़ी ऊपर सीट पर बैठा हुआ था। वांगजी विंग को देख रहा था। विंग एक बार फिर जियांग चेंग के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, चेंग अब फिर से बहुत सारे लोग आ जाएंगे ना? जियांग चेंग कहता है, ओह बेबी को डर लग रहा है। ऐसा बोलते हुए जियांग चेंग विंग के बालों में हाथ फेराता है। विंग कहता है, बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूँगा? जियांग चेंग विंग के फोrehead पर किस करके कहता है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम चिंता मत करो। विंग भी ऐसा ही करता है। विंग जियांग चेंग के चिक्स पर किस करके बोलता है, इसलिए मैं यहाँ इतनी देर से बैठा हूँ, अगर तुम नहीं होते ना तो मैं तक पास आउट हो जाता। जियांग चेंग विंग के सर पे हिट करते हुए बोलता है, बेवकूफ़। विंग बस जियांग चेंग के शोल्डर को फिर एक बार गले लगा देता है। वांगजी ने ऐसा नज़ारा देखा, उसे खुशी है कि विंग एक अच्छी लाइफ जी रहा है, वरना उसने तो विंग की ज़िंदगी एक तरीके से बर्बाद ही कर दी थी ना। जियांग चेंग और विंग अपना दूसरा लेक्चर लेते हैं, अपनी क्लासेस ख़त्म करते हैं। इसके बाद जियांग चेंग विंग को लेकर कैंटीन एरिया में आता है। वहाँ बैठ करके वो अपना फूड ऑर्डर करते हैं और वहीं पर बैठ कर खाने लगे थे। वांगजी वहाँ आ चुका था पर वो दूर बैठा हुआ था। विंग का ध्यान अब तक वांगजी के ऊपर गया नहीं था क्योंकि विंग को अब तक डर लग रहा था, पर अभी वो एकदम लास्ट के कॉर्नर में बैठे हुए थे जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे। तो विंग लोगों को देख रहा था। उसकी नज़र वांगजी की नज़रों से जा मिली। यह देखकर वांगजी के हाथ में जो सैंडविच था वो उसके हाथ से छूटकर टेबल पे जो प्लेट थी उसमें गिर गया। जियांग चेंग कहता है, विंग क्या हुआ है? विंग जो कुछ नहीं कहता है बल्कि वो हिचकियाँ लेने लगता है। जियांग चेंग विंग को पानी पिलाता है। विंग जो अभी अपनी जगह से हिला नहीं था क्योंकि वो जाम हो चुका है, वो बुरी तरीके से जाम हो चुका है। उसे वो सब कुछ याद आ रहा था, वो सारी बातें उसे याद आ रही थी। तुम मर जाओ, टमिक
डैम, तुम अगर मर जाओगे ना तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। लोग मुझे गे बुला रहे हैं जो कि मैं नहीं हूँ, एंड ऑल थैंक्स टू यू। तो सारी बातें विंग के दिमाग में बार बार चल रही थी, जो कि पहले लंजा ने उससे कही थी। विंग को जैसे वो याद आया, उसकी आंखों से आंसू होने लगे। वो जियांग चिंग को गले लगाकर कहता है, अजय अजय मैंने नहीं किया, मैंने बिल्कुल नहीं किया, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं कुछ भी नहीं किया। विंग पास आउट हो चुका था। जियांग चिंग विंग को गोद में उठाकर कहता है, वी 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 क्या हुआ है, वी वी डैम इट। जियांग चिंग विंग को तुरंत उठा करके कार की तरफ भागता है। वांग जी वहाँ आकर कहता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या आपको हेल्प चाहिए? वांग जी की तरफ एक बार जियांग चिंग देखता है और कहता है, मेरी कार को ड्राइव करके जाना है। जियांग चिंग वांग जी को लेकर आता है वहाँ पर, जहाँ पर वांग जी से कहता है कि उसकी कार का ड्राइव जो सीट है ना उसको खोल दे। दरवाजे खोलकर वो विंग को बिठाता है, उसका सीट बेल्ट लगाता है और फिर कार को ड्राइव करके वहाँ से निकल जाता है, वांग जी को वहीं छोड़कर। बस उसे गेट खोलने के लिए कोई चाहिए था, जो वांग जी को मिल गया था। वांग जी जो बस अपने आप को रोक नहीं पाया। अब वो इतने जोश में जो था ना जियांग चिंग के साथ सामने कि वो हेल्प कर रहा है, अब वो खुद को थाम नहीं पाया। उसके पैर नम पड़ गए और वो अपने घुटनों के बल गिर गया। वांग जी की आंखों में आंसू थे। उसे देखा कि विंग सच में इतना खुश नहीं है जितना वो दिख रहा था। ये सब वांग जी की करामात है, ये सब उसने किया है। वो इस यूनिवर्सिटी में नहीं रहेगा अब, उसे नहीं रहना चाहिए, उसे यहाँ से चला जाना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर वो यहाँ रहा तो और भी बुरा होगा, पर लिटरली वो ये तो नहीं चाहता था कि विंग इतने ट्रॉमा में आ जाए। और इसमें सच में उसकी गलती नहीं है, ये तो इस लड़के की खुद की गलती है। पता नहीं क्यों वांग जी को बुरा लगता है ये सब करते हुए, जबकि उसकी गलती है भी नहीं इसमें, ऐसा वांग जी का मानना है। अब हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर विंग अपने घर में था। यानली कहती है, आशियन अगर तुम्हें नहीं जाना है तो कोई बात नहीं। विंग कहता है, नहीं सजय, मैं बस अचानक से वो सब कुछ हो गया ना, इसलिए मुझे थोड़ा घबराहट हुआ। मैं इतने सारे लोगों के बीच में अचानक से आ गया था ना, और कोई रीज़न नहीं है। जियांग चिंग वहीं बैठा हुआ था। वो कहता है, विंग तुमने हमें पुरानी बातें भी नहीं बताई हैं। अगर तुम हमें पुराना कुछ बताते तो हम समझ भी पाते कि आखिर वजह क्या है, पर तुम हमें अपना नहीं मानते। विंग कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है चिंग, मैं सिर्फ तुम लोगों को अपना मानता हूँ। तुम लोगों के अलावा मेरा सच में कोई भी नहीं है, और तुम लोग ये बात जानते हो। सो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत कहना। जब तुम लोग ऐसा कहते हो ना कि मैं तुम्हें अपना नहीं मानता हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। यानली कहती है, आशियान हम समझते हैं, पर तुम हमें कुछ बताते क्यों नहीं हो? विंग कहता है, मैं नहीं बताना चाहता। जियांग चिंग बस अपनी आंखें रोल करता है और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे विंग की हरकतों पे बहुत गुस्सा आता है जब विंग कुछ छिपाता है और उन्हें नहीं बताता है। यानली विंग को गले लगा के कहती है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, पर जब तुम रेडी हो तो मुझे सब कुछ ज़रूर बताना। विंग कहता है, आई प्रॉमिस अजय, मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा।